हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नित्यम उपाध्याय और मैं आप सभी को नित्यम एकेडमी के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर दिल खोल करके स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के सवाल का आज डिस्कशन कराने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले, सवालों पे आने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन आपके समक्ष लिखा गया है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, क्या कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता है, इसलिए इतिहास गवाह है कि वे कभी चर्चित नहीं होता है। चलिए इस बात को हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल है कि बौद्ध ग्रंथों में मज्जिम निकाय किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में है, पाली भाषा में है या अपभ्रंश भाषा में है? बताइए। बौद्ध ग्रंथ में मज्जिम निकाय जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों, ये पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक के जितने भी लिखे गए हैं वो सारे पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए हैं? महावीर स्वामी किस भाषा में उपदेश दिए हैं? तो ये दिए हैं प्राकृत भाषा। इसी को बोलते हैं अर्धमगही भाषा। अर्धमगही भाषा। ठीक है, इसी में दिए हैं महावीर स्वामी। उसके बाद आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए, आपसे फिर सवाल पूछेगा कि कृष्ण देवराय के काल में डैश भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? कृष्ण देवराय के काल को KDR, कृष्ण देवराय के काल को सुवर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो सुवर्ण काल कहने का पीछे कारण है तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। कृष्ण देवराय के काल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद बताइए कि भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किस शैली में बना हुआ है? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो है साथियों, नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में? नागर शैली में। और उड़ीसा में जितने भी मंदिरें हैं वे सारे नागर शैली के बने उदाहरण हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। तो पहला नंबर सवाल क्लियर हो गया और ये दरोगा में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो इसको लिख लीजिए, एकदम इरेज होगा अभी। अगला प्रश्न है कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है? तो साथियों, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। ग से गिर और ग से गुजरात, तो गिर कहाँ हो गया? गुजरात में हो गया। रणथंभौर कहाँ है? तो राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में। कान्हा ये कहाँ पे है? MP में। और जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, लेकिन सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा कि बताइए कच्छ राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? कच्छ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। BPSC में पूछा गया सवाल है, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। फिर पूछेगा कि बताइए, क्या पूछेगा कि जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? बताइए। जिम कॉर्बेट का नया नाम तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, फिर सवाल आपसे क्या पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान।
कौन सा है? हेमिस। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो छोटा है साउथ बटन, साउथ बटन है, ठीक है, साउथ बटन है। तो आप इस बात को भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर भी सवाल क्लियर हो गया। ये सारे पॉइंट को आप लिख लीजिए, क्योंकि आगे हम जैसे ही प्रश्न पे बढ़ेंगे ये सारे के सारे इरेज हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? 1857 में, 1875 में, 1878 में, 1885 में। तो साथियों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लाया गया 1878 में, ठीक है। कब लाया गया? 1878 में। किसके द्वारा? तो लीटन के द्वारा। किसके द्वारा? तो लीटन के द्वारा। और लीटन के ही द्वारा साथियों आर्म्स एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट? आर्म्स एक्ट। और आर्म्स एक्ट कब लाया गया? तो 1879 में आर्म्स एक्ट लाया गया और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, ठीक है। 1857 की क्रांति को साथियों सिपाही क्रांति के भी नाम से जानते हैं और ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को, ठीक है। 1885 में जो साथियों कांग्रेस का स्थापना हुआ। कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और पहले अध्यक्ष बनाया जाता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा नंबर सवाल भी क्लियर हो गया है, जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते थे, ठीक है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में, ठीक है। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ेंगे तो ये इरेज होगा, इसलिए सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या अश्वघोष? बताइए। तो साथियों भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी जो हर्षचरित है ये लिखने का काम किया है बाणभट्ट। कौन लिखने का काम किया है? बाणभट्ट किया है, ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन ने खुद 3 पुस्तक लिखे हैं। कौन कौन सा लिखे हैं? तो पहला लिखे हैं कौन सा? बताइए। तो पहला लिखे हैं नागानंद। क्या लिखे हैं? नागानंद। दूसरा बताइए, दूसरा क्या लिखे हैं? तो रत्नावली। दूसरा रत्नावली। तो रत्नावली के भी लेखक कौन है? हर्षवर्धन ही हैं। उसके बाद प्रियदर्शिका। तीसरा प्रियदर्शिका। तो ये 3 पुस्तक खुद वो लिखे हैं। कौन? हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। और इन्हीं के दरबार में हेन सांग आया था। हर्षवर्धन के ही दरबार में कौन आता है? चीनी यात्री हेन सांग आता है। कौन आता है? हेन सांग आता है, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपका चौथा नंबर भी सवाल जो है बाणभट्ट के साथ क्लियर हो गया, तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में हरित क्रांति को सर्वाधिक किसने प्रभावित किया? सहकारी आंदोलन, पंचवर्षीय योजना, उच्च उपज वाली बीज या औद्योगिकरण? बताइए। तो साथियों भारत में हरित क्रांति जो है किसे सर्वाधिक प्रभावित किया? तो उच्च वाले बीजों का, ठीक है। हरित क्रांति के भारत में जनक हरित क्रांति जो है साथियों ये गेहूं से संबंधित है। किस फसल से संबंधित है? गेहूं की फसल से संबंधित है, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे कौन? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। उसके बाद भारत में जनक कौन है? भारत में जनक
तो भारत में जनक है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति कब आया साथियों? तो 1960 के दशक में, 1960 के दशक में आया। हरित क्रांति शब्द दिया कौन? तो शब्द दिया विलियम गॉड। शब्द कौन दिया? विलियम गॉड। विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द कौन दिया? विलियम गॉड दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है कि भारत में हरित क्रांति को सर्वाधिक किसने प्रभावित किया? तो उच्च उपज वाले बीज। तो आप इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आगे जैसे बढ़ेंगे इरेज हो जाएगा। चलिए, तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। ये कुछ 5 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है और इसका जितना भी डिस्कशन हो सकता था हम दे दिए। ठीक है, तो आपको प्रतिदिन एक जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और एक जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर बताया जाएगा और एक में फुल डिस्कशन कराया जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।